जोश में आकर वीरा के फिंगरप्रिंट्स से आगे बढ़ा देता। इसे होश उस वक्त आता जब उसे वीरा को इनके हवाले करने का मुतालबा किया जाता। मैंने वजाहत की, वो ज़हीन है। बात फौरी तौर पर उसकी समझ में आ गई। इसे ऐसे किसी इकदाम से रोकने के लिए यह जरूरी था कि उसे वीरा की असलियत के बारे में बता दिया जाता। मैरी और वीरा का मुअम्मा हल होने के बाद फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक कराने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारी वजाहत से पहले मैं भी उलझन में था। जाहिरी तौर पर ऐसी कोई मजबूरी सामने नहीं आई थी कि तुम्हें मैरी के वीरा होने का एतराफ़ करना पड़ता। अव्वल खान बोला, इस वक्त सोबराज से जो डील हुई है, इससे बेहतर डील का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मुझे इत्मीनान है कि वीरा उसकी निजी कैद में पाकिस्तान में रहेगी और वह बिला वजह इसे कोई कज़न पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इस दौरान में हम अपने लिए किसी राह का तयन कर लेंगे। यह दो तरफा ब्लैक मेलिंग होगी। अव्वल खान ने कहना चाहा, लेकिन गजाला ने दरमियान से उसकी बात उचक ली। ब्लैक मेलिंग एक तरफा होती है, दो तरफा मफादात कार फरमा हो तो तस्फिये को समझौते का नाम दिया जाता है। उसने संजीदगी से कहा, पहला समझौता मेरे नाम पर हुआ था, आज वीरा की बारी आई है। देखना है कि सोबराज के साथ होने वाले ये समझौते क्या गुल खिलाते हैं। अव्वल खान ने गहरा सांस लेकर बोला, यह बात तय है कि आखिरकार सोबराज को अपने कैफर किरदार तक पहुंचना है। इसको ज्यादा मोहलत मिल गई तो फिर वीरा की और मेरी खैर नहीं। मैंने हंस कर कहा, अपनी गर्दन बचाने के लिए मुझे सोबराज के खिलाफ जल्द अज जल्द कोई कदम उठाने का फैसला करना होगा। अव्वल खान ने सोबराज की कैद से वीरा की रिहाई के एक मंसूबे के बारे में बात शुरू कर दी। इसकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि वो काफी देर से इस बारे में सोच रहा था। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या कहती हो? सोबराज ने सेटेलाइट फोन बंद करने के बाद वीरा से पूछा। मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब बिला वजह मुझसे सवालों जवाब मत करो, वीरा ने हल्की सी बेजारी के साथ कहा। उसने उर्दू में किए गए सवाल का जवाब अंग्रेजी में दिया था। उसने जब से राजमहल में कदम रखा था, एक बार भी अपने माफी ज़मीर के इजहार के लिए उर्दू का सहारा नहीं लिया था। उसकी कोशिश थी कि सोबराज के कान उसके उर्दू लबो लहजे से आशना न हो सके। उसे उम्मीद थी कि उसकी वो एहतियात किसी न किसी वक्त उसके काम जरूर आएगी। तुम किस नाम से पुकारा जाना पसंद करोगी? सोबराज ने मुस्कुराते हुए नरमी से सवाल किया। डैनी की तस्दीक कर देने के बाद अब तुम मुझे वीरा भी कह सकती हो, लेकिन बेहतर यही है कि यह बात ज्यादा ना फैले। वीरा का लहजा इस बार कदरे बेहतर हो गया। मुनासिब होगा कि तुम मुझे मैरी ही कहते रहो। अखबारात में इनामी इश्तिहारात की बात अभी ताज़ा है। इतने बड़े इनाम के लालच में तुम्हारे किसी मुलाजिम की नीयत भी डावाडोल हो सकती है। आज तक राजमहल के किसी आदमी ने बाहर कोई मुखबरी नहीं की, सोबराज ने दावा किया। आज तक किसी की मुखबरी पर इतने बड़े इनाम का ऐलान भी नहीं किया गया होगा। वीरा ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। यह भी तुम ठीक कह रही हो। 20 लाख डॉलर के इनाम के लिए किसी के भी कदम टगमगा सकते हैं, लेकिन देख लो, तुम्हारे लिए मुझे इतनी बड़ी रकम की भी परवाह नहीं है। तुम मुझ पर डोरे डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? वीरा ने तीखी नजरों से उसे घूर कर पूछा। मुझे किसी पर डोरे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसकी आरजू करता हूं वो खुद मेरे पास चली आती है। तुम भी अपनी मर्जी से यहां आई हो। तुमने यह इनाम मेरे लिए नहीं छोड़ा, यह शायद तुम्हारी अना का मामला है। हाँ, तुम अना भी कह सकती हो, सोबराज पुरख्याल अंदाज में बोला। मैंने तुम्हारे नाम का बहुत शोरा सुना हुआ था। आज तुम मेरे रूबरू हो। मैंने अपनी जिंदगी में बेअंदाजा दौलत कमाई है। मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं। हाँ, अनदेखी चीजों और हस्तियों को दरियाफ्त करने का बहुत शौक है। यह डैनी का किया धरा है जो इस वक्त तुमने इतना बोल लिया है। वो तुम्हें मेरे बारे में ना बताता तो इस वक्त तुम मेरे ऊपर झुंझलाए हुए होते। कम से कम अगले 2-4 दिनों तक तुम्हारे फरिश्तों को भी पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। मेरे फरिश्ते वाकई मासूम हैं, उन्हें पता नहीं चलता, मगर मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मालूम कर लेता। ये मेरी नेक नियति है कि मैं तुम्हारा असल नाम जान लेने के बावजूद तुम इन लोगों के हवाले नहीं कर रहा जो तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। बिला वजह अपनी नेक नियति का ढंडोरा मत पीटो। मैं तुम्हारे लिए 20 लाख डॉलर का चलता फिरता हुआ चेक हूँ। तुम अब से चंद दिन, चंद हफ्तों या चंद माह बाद भी मुझे अमरीकियों के हवाले करके इनकी मुकर्रर की हुई इनामी रकम हासिल कर सकते हो। बाजुका तुम बहुत कड़वी बात कह जाती हो। ये बताओ कि जब तुम उर्दू अच्छी तरह समझ लेती हो तो मुझसे अंग्रेजी क्यों बोल रही हो? अंग्रेजी में मैं अपना मफहूम बहुत आसानी और रवानी से अदा कर लेती हूँ, उर्दू में दिक्कत होती है। वीरा ने उससे सफेद झूठ बोला। तुम खासी खूबसूरत हो, सोबराज ने गौर से वीरा की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारे गुण बहुत खराब है। तुम इन गंदे चक्करों में क्यों पड़ी हुई हो? डैनी अपने मकासद के लिए बहुत बेरहमी से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सोबराज के इस पैंतरे पर वीरा दिल ही दिल में हंस पड़ी। ये हर बद निगाह और बद फितरत मर्द का तरीका वारदात होता है कि वो जब भी किसी लड़की को अपना खिलौना बनाना चाहता है तो अपनी पेशकदमी की इब्तिदा हमदर्दी के इजहार से करता है। सोबराज भी उससे हमदर्दी कर रहा था। डैनी से पहले मेरे बाप ने गलत तरबियत देकर मुझे बिगाड़ा था। वीरा ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया।
बिगड़े हुए लोग अपनी लाइन के लोगों से मिलते जुलते हैं। इस शुरू में मेरा और डैनी का सामना हुआ। मैंने बुरों की भीड़ में उसे बहुत अच्छा पाया और उसके साथ हो ली। ये न समझना कि मैं किसी इश्क व आशिकी के चक्कर में हूँ। वो शादीशुदा है, हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती है। वो मेरा ध्यान रखता है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आज उसने मुझे मायूस किया है। डैनी मेरी धमकियों से डर गया। शोभराज ने हल्का सा कहका लगाकर कहा, उसने सोचा होगा कि तुम जिद्दी हो, अपनी जुबान बंद रखोगी। अगर मुझे तुम्हारी असलियत का पता नहीं चला तो मैं तुम्हारा अशर खराब कर दूंगा। उसने तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हारा असल नाम उगल दिया। उसे हमें कोई अंदाजा नहीं था कि मैं खूबसूरत और खुशबूदार कलियों को मसलने वाला आदमी नहीं हूं। तुम नादानिस्तगी में मेरी तारीफ कर रहे हो, वीरा ने तंज किया। मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। तुम हसीना या आलम नहीं हो, मगर फिर भी बहुत दिलकश हो, दिलों को मोह लेने वाली शख्सियत के मालिक हो। ये बातें तुम उस बड़ी मेज के पीछे बैठकर कर रहे हो जहां रोशनी कम है। क्या यह फासला कम नहीं हो सकता? वीरा ने उसकी हौसला अफजाई की। कम क्या, यह फासला खत्म भी हो जाएगा। अभी हम तहखाने में चलेंगे। नहीं, वीरा ने बेसाख्ता कहा। वो अकूबत खाना साफ सुथरा जरूर है, वहां पड़ी हुई मुसहरी भी बहुत आरामदेह है, मगर वहां का माहौल वहशतनाक है। मैं वहां एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजार सकूंगी। मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये बाद में देखा जाएगा। पहले तुम उस आदमी को रुखसत कर दो जो बाहर तुम्हारा मुंतजिर है। तो क्या मुझे इस चार दीवारी से बाहर जाने की इजाजत है? वीरा ने हैरत से पूछा। इसे अंदर बुला लिया जाएगा। यह कहकर शोभराज इंटरकॉम पर किसी से मुखातिब हो गया। इस बार वो उर्दू की बजाय कोई और जुबान बोल रहा था। दौरान गुफ्तगू इस्तेमाल होने वाली इक्का दुक्का मानूस अल्फाज से वीरा ने अंदाजा लगाया कि वो सिंधी बोल रहा था। सुनील आ रहा है, तुम उसके साथ पोर्च में जाकर अपने आदमी को समझा दो, फिर हम सोचेंगे कि आज शाम कैसे गुजारी जाए। इंटरकॉम बंद करके शोभराज ने वीरा से कहा। वीरा का पर्स मेज पर वहीं रखा हुआ था जहां उसने छोड़ा था। उसने पर्स खोलकर इसमें से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला तो शोभराज की तौसीफी आवाज उभरी। वेरी गुड, तुम लड़ने भिड़ने के अलावा दूसरे मर्दाना शौक भी रखती हो। मर्दों में रहकर इनकी आदतें बढ़ जाती हैं, वीरा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। चंद सानियों के बाद सुनील कमरे में आ गया। शोभराज के इशारे पर वीरा उसके साथ हो ली। वो सुनील के साथ नकाज के रास्ते की तरफ बढ़ती रही। सुनील तेजो तरार नौजवान था, मगर मौका शनास भी था। शोभराज के सामने वो भीगी बिल्ली बना हुआ था। बाहर आते ही दोबारा चाकू चौबंद नजर आने लगा। तुम कितने अरसे से शोभराज के लिए काम कर रहे हो? वीरा ने जमूद तोड़ने के लिए उससे एक मानी खेज सा सवाल किया। एक मुद्दत हो गई, अब तो यूं महसूस होता है जैसे मैं राजमहल ही में पैदा हुआ हूं। सुनील ने संजीदगी से गोल मोल जवाब दिया। तुम्हारा बास बहुत सख्त और शफाक आदमी मालूम होता है। चंद सानियों की खामोशी के बाद वीरा ने तालाब में दूसरा कंकर फेंका। अरे नहीं, सुनील हंस पड़ा। दूर से ऐसा लगता है वो बहुत नर्म दिल और मेहरबान इंसान है। सुनील खासा घाघ था। वीरा ने अंदाजा लगाया कि इससे कुछ उगलवाना आसान नहीं था। उसने अपनी जुबान बंद कर ली। वो रास्ता तय करते हुए इस इम्कान का जायजा ले रही थी कि अगर वो अपनी उंगलियों में मौजूद अंगूठी इस्तेमाल करके सुनील को रास्ते में ढेर कर दे तो इसके फरार होने के क्या इम्कानात थे। वो किसी नतीजे पर पहुंचने भी ना पाई थी कि उसे पोर्च में कई अफराद नजर आने लगे। इनमें से 3 बावर्दी सिपाही थे जिन्हें सर्वेंट क्वार्टर्स से निकालकर गेट पर पहुंचा दिया गया था। चौथा अपनी वजाकता से राजमहल का दरबान नजर आ रहा था। वो चारों मुसल्ला थे। इनके दरमियान सुल्तान शाह हैरान और परेशान खड़ा हुआ था। वो सुनील के साथ सदर दरवाजे से बाहर निकली तो सुल्तान शाह उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुम लौट जाओ, मुझे यहाँ रोक लिया गया है, वीरा ने खुद पर काबू रखते हुए गंभीर लहजे में कहा। सुल्तान शाह के होंठ खुले, मगर उसने कुछ कहे बगैर दोबारा सख्ती से मुंह बंद कर लिया। उसकी नजरें वीरा के चेहरे पर मरकूज थी। इनमें कई सवालात मचल रहे थे। मैं अपने साथी को अलहदगी में कुछ समझाना चाहती हूँ, वीरा ने मुड़कर सुनील से कहा। इसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सर हिलाकर वीरा को इजाजत दी थी। वीरा को अच्छी तरह अंदाजा था कि राजमहल में रूनमा होने वाली तब्दीली सुल्तान शाह के लिए हैरान कुन रही होगी। वह सिचुएशन कुछ अजीब व गरीब और नाकाबिले फहम सी थी। अंदर को मुकाबला हुआ था, न मार धाड़ हुई थी। वीरा बज़ाहिर आज़ाद थी, उसकी नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं थी। वो इत्मीनान से सिगरेट का धुआं उड़ा रही थी, लेकिन सुल्तान शाह के साथ वापस जाने से कासिर थी। इन बिखरी हुई कड़ियों की कलीद सिर्फ एक थी कि इन दोनों के गिर्द राजमहल के 5 मुहाफिज मौजूद थे, जिनमें से 4 मुसल्ला थे। सुनील से इजाजत मिलते ही वीरा ने बढ़कर सुल्तान शाह के शाने पर हाथ रखा और उसे तेजी से एक तरफ ले ही चलेगी। उसे सुल्तान शाह को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर बहुत इख्तिसार और तेजी के साथ सब बातें दोहरा डाली। आखिर में उसने सख्ती से हदायत की कि सुल्तान शाह वहां से बराह रास्त घर जाने के बजाय स्टेशन 4 चला जाए। उसे पूरा यकीन था कि वापसी पर शोभराज के आदमी सुल्तान शाह का पीछा करेंगे ताकि उसके जरिए मेरी कमीनगाह तक पहुंच सके। वीरा की हदायत बहुत दानिशमंदाना थी। इस मुहिम के लिए जिस गाड़ी का इंतखाब किया गया था वो अव्वल खान ने फराम की थी। इसके नंबर प्लेट जाली थी
गाड़ी के नंबरों के जरिए सोबराज जिंदगी भर ये सुराग नहीं लगा सकता था कि वो गाड़ी किसकी मलकियत थी। स्टेशन 4 में कुछ वक्त गुजारने के बाद सुल्तान शाह खामोशी से घर वापस लौट सकता था। सुल्तान शाह पहले ही ताखिर से परेशान था। उसकी दानिश में सोबराज के इंटरव्यू में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी। जब उसे गाड़ी से उतार कर अंदर बुलाया गया तो उसका माथा ठिनक गया। रही सही कसर वीरा ने अपनी होश रुबा बातों से पूरी कर दी। सुल्तान शाह के लिए वहां कुछ कहने या सुनने के मजीद गुंजाइश नहीं थी। वो हैरान व परेशान वहां से फाटक की तरफ चल दिया और वीरा सुनील की मायत में दोबारा राजमहल के सदर दरवाजे की तरफ बोली। दरवाजे से गुजरने के बाद सुनील की पेशकदमी की समत बदल गई। इस बार वो सोबराज के दफ्तर की तरफ नहीं जा रहा था। वीरा तहखाना देख चुकी थी। वहां आराम और ताइश का खासा बंदोबस्त था, लेकिन हर आसाइश के साथ कोई ना कोई ऐसा बरकी या मैकानिकी सिलसिला जरूर मुंसलिक था जो हर सहूलत को खौफनाक बना रहा था। वीरा को तसल्ली थी कि सुनील का रुख तहखाने की तरफ नहीं था। इस बार उसने इमारत में एक बिल्कुल नई राह इख्तियार की थी। वीरा को अंदाजा नहीं था कि इसे कब तक राजमहल की चारदीवारी में कैद रहना होगा, इसलिए वो समतों के बारे में बहुत ज्यादा हिसास थी। उसने अंदाजा लगाया कि वो इमारत के सामने के हिस्से के मतवाजी बनी हुई राहदारी में आगे बढ़ रही थी। वहीं रास्ते में उसे बिजली का खासा बड़ा दीवार गिर स्विच बोर्ड नजर आया, जिस पर सुर्ख, सब्ज और जर्द रंग के 3 रोशन बल्ब घर में 3 फेज कनेक्शन की मौजूदगी की निशानदेही कर रहे थे। इस बोर्ड पर कई छोटे बड़े स्विच आवेजा थे। वीरा ने इस बोर्ड की पोजीशन को उसी लम्हे ज़हन नशीन कर लिया। राहदारी के इख्तिताम पर वाक़े दरवाजा खोलकर सुनील अंदर दाखिल हो गया। वीरा ने उसकी तकरीर की। अंदर कदम रखते ही खुनक हवा ने उसका इस्तकबाल किया। वो एक पुरताई, शानदार और एयर कंडीशन ख्वाबगा थी, जिसका एयर कंडीशनर बेआवाज चल रहा था। यह राजमहल का गेस्ट रूम है, तुम इस कमरे में रहोगी, सुनील कह रहा था। तुम्हें जरूरत की हर चीज इसी कमरे में फराम की जाएगी। रेफ्रिजरेटर में खाने पीने की अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। मजीद किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इंटरकॉम की हार्ट लाइन पर कोई नंबर मिलाए बगैर अपनी फरमाइश नोट करा सकती हो। वीरा को इस एहतमाम से वहशत हो रही थी। एक कैदी के लिए इतना एहतमाम उसे बहुत कुछ समझा रहा था। उसने सुनील को कोई जवाब दिया बगैर एक खिड़की का पर्दा सरका कर बाहर झांका तो उसे राजमहल के अहाते का फाटक नजर आया। वह इमारत के अगले कोने पर वाक़ कमरे में ठहराई गई थी। इस कमरे में दाखिले का एक दरवाजा था, जिससे सुनील उसे अंदर लाया था। दूसरा बंद दरवाजा अगली खिड़की के बराबर में था। इस दरवाजे के जरिए कोई भी मेहमान अहले खाना की मसरूफियात में मुखिल हुए बगैर आज़ादी के साथ राजमहल में आ जा सकता था। खिड़कियों में आहिनी ग्रिल है। सुनील ने कदर तवक्कुफ के बाद वीरा की मालूमात में इजाफा किया। इसमें हर वक्त 220 वोल्ट और 2500 वाट की ताकत का करंट तोड़ता रहेगा। तुमने इस पर तवा आजमाई की कोशिश की तो वो जानलेवा साबित होगी। दोनों दरवाजे मुकफ्फिल रहेंगे। बास की इजाजत के बगैर तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। तुम्हारे बास ने मेरे लिए खासा आरामदेह मगर खतरनाक कैद खाना चुना है। क्या वो अपने हर मेहमान के साथ यही सलूक करता है? वीरा ने तंज से पूछा। ये मेहमान की नोयत पर मुनहसर होता है। आने वाला शरीफ हो तो खिड़कियों में करंट तोड़ता है, न दरवाजे मुकफ्फिल रहते हैं। सुनील ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तो क्या मैं तुम्हें बदमाश नजर आ रही हूँ? वीरा ने तुर्शी से पूछा। ये फैसला बास करते हैं, मैं इनके अहकाम पर अमल करता हूँ, उसने नरमी से जवाब दिया और मुड़कर दरवाजे से निकल गया। इसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वीरा परेशान और मुतजस्सिस थी। उसे लपक कर सबसे पहले वही दरवाजा देखा जिससे वो अंदर दाखिल हुई थी। इसे नाप को दोनों तरफ हिला जुला कर देखा, लेकिन दरवाजे ने अपनी जगह से जुम्बिश नहीं की। वह हजमी कुफल कुछ अजीब साख्त का था। इसमें अंदर की तरफ कोई लीवर वगैरह मौजूद नहीं था जिसको घुमाकर दरवाजे को अंदर से खोला जा सके। वो चंद सेकंड तक खड़ी दरवाजे को घूरती रही, फिर मायूस होकर कमरे में मौजूद दूसरी चीजों की तरफ मुतवज्जा हो गई। कमरे में बुनियादी जरूरत की अशिया से कहीं ज्यादा साजो सामान मौजूद था। फोन का इंस्ट्रूमेंट मौजूद था, लेकिन इस पर डायल या बटन मौजूद नहीं थे। वीरा पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद रेफ्रिजरेटर में से बियर का एक कैन निकालकर बिस्तर पर गिर गई। वो अजीब मखमसे में पड़ गई थी। जिस काम को बहुत आसान समझकर वो राजमहल में आई थी वो इसके गले की हड्डी बन चुका था। इसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से कैसे निकल सकेगी। मेरी और सोबराज के दरमियान जो समझौता हुआ था वो आर्जी नौयत का था। वीरा खूब समझ रही थी कि उसको मेरी जुबान बंदी के एवज आराम और आसाइश के साथ रखा गया था। वीरा को अपनी कैद में रखकर सोबराज मेरी घात में लगा रहता और जो ही वो मेरा किस्सा तमाम करने में कामयाब होता, वीरा के साथ उसका रवैया बदल जाता। वीरा को अपना अंजाम सामने नजर आ रहा था। वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती तो जल्द या बादेर सोबराज उसे अपने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाता और फिर उसे अमरीकियों के हवाले करके इनाम की भारी रकम वसूल कर लेता। वो 8 बजे तक सख्त इज़्तिराब और बेचैनी के आलम में अपना वक्त गुजारती रही। इस दौरान में उसने एक मरतबा इंटरकॉम की हॉटलाइन आजमाई
और दूसरी तरफ से किसी नाख्वानदा घरेलू मुलाजिम की अजनबी आवाज सुनकर कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। इसे ये सोच सोच कर सख्त कोफ्त हो रही थी कि उसकी लग़ज़िश की वजह से सोबराज को मेरे ऊपर हावी होने का मौका मिल गया था। इस दुश्वार सूरत हाल में उसे उम्मीद की सिर्फ एक किरण नजर आ रही थी कि मैंने सोबराज के इस खेल को समझ लिया था। मेरी कोई तेज तरीन और भरपूर कार्रवाई ही सोबराज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला सकती थी। 8 बजे सोबराज उस कमरे में आ पहुंचा। उसके पीछे एक मुलाजिम मैनोशी के लवाजिम से सजी हुई ट्राली धकेलता हुआ अंदर आ गया। इसकी आमद पर वीरा ने किसी खास रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा नहीं किया, खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रही। सोबराज ने कमरे की पसंदीदगी के बारे में वीरा से चंद रस्मी बातें की और फिर दीवार से लगे हुए सोफे पर विराजमान हो गया। मुलाजिम ने ट्राली उसके सामने लगाई और अदब के साथ कमरे से रुखसत हो गया। क्या बात है, तुम कुछ बेजार से नजर आ रही हो? सोबराज ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या तुम पीने में मेरा साथ नहीं दोगी? मैं तुम्हारे लिए दुनिया की बेहतरीन अस्काश लाया हूं। आज रात महल में तुम्हारी पहली रात है, इसको यादगार होना चाहिए। वीरा के पास वक्त गुजारी के लिए कोई और मशगला नहीं था। नाचार वो सोबराज के करीब जा बैठी। वो इस वक्त सोबराज पर आसानी से अपनी अंगूठी आजमा सकती थी, लेकिन इसके बाद रूनमा होने वाले वाकयात के बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। अगर वो इन हालात को संभालने में नाकाम रहती तो उसे लेने के देने पड़ सकते थे। आओ, शाम हो रही है, अब मैं तुम्हारी कुछ मेजबानी करूं। सोबराज ने यह कहते हुए पुरानी अस्काच की बोतल खोल ली। वीरा बाज़ाहिर अनजान बनी बैठी रही, लेकिन वो सोबराज की एक एक हरकत बहुत गौर से देख रही थी। उसने अपने गिलास में अस्काच की मामूली मिकदार अंडेली और इसमें बर्फ के डले डालकर गिलास को पानी से भर दिया। वीरा के गिलास में उसने बहुत ज्यादा मिकदार उंडेली थी। वो सोबराज के साथ वीरा की इब्तदाई मुलाकात थी। उसे वीरा के बारे में शायद बहुत कुछ मालूम रहा हो, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर उसके इल्म में नहीं थी कि वीरा बिलानोश थी। शराब बल्कि अल्कोहल की गैर मामूली मिकदार भी उसके असाब को माऊफ या मफलूज नहीं करती थी। वो वीरा को दानिस्ता ज्यादा शराब पिलाकर अपनी दानिश्त में मदहोश करना चाह रहा था। उसे यकीन रहा होगा कि वीरा नशे में धुत होने के बाद उसके हर सवाल के जवाब में सच बोलती चली जाएगी। वो खुशदिली के साथ वीरा से इधर उधर की बातें करता रहा। वीरा ने अपने ज़हन को आज़ाद छोड़ दिया था। वो बेफिक्री के साथ उसके साथ बातें करती रही। उसे किसी न किसी तरह अपना वक्त गुजारना था। अकेले पड़े रहने से बेहतर था कि उसे कुछ देर के लिए सोबराज का साथ मुयस्सर हो गया था। न जाने बात किस तरह सियासत की तरफ मुड़ गई और सोबराज ने नखूत भरे अंदाज में कहा, मैंने दौलत के साथ साथ शोहरत और इज्जत भी कमाई है, जिससे डैनी का दामन बिल्कुल खाली है। सियासत के मैदान में मैं बादशाह तो नहीं, बादशाहगर जरूर हूँ। सियासत के मैदान में अकेला आदमी कुछ नहीं होता, सारी अहमियत पार्टी की होती है। तुम किस पार्टी में हो? वीरा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। कमाल की बात यही है कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, फिर भी मैं हर पार्टी से ज्यादा मजबूत हूँ। ये कैसे मुमकिन है? वीरा ने बेअतबारी से कहा। सब पार्टियों में बटे हुए हैं, अपनी पार्टी के डिसिप्लिन और पार्टी के पाबंद हैं। मैं अपने अकलियती साथियों समेत आज़ाद हूँ। आज हम असेंबली में अपनी हमायत वापस ले लें तो ज़रा सी देर में वज़ीर आज़म का काम तमाम हो जाएगा। हर लीडर हमारे ग्रुप के ताउन का कहाँ रहता है। हैरत है कि तुम इतनी मुस्तहकम सियासी हैसियत का मालिक होने के बावजूद कानून शिकने के मुर्तकिब होते हो। उसने एक जानदार कहका लगाया और बोला, कानून मेरे घर की बांधी है। कानून ने हमको पैदा नहीं किया, हम कानून बनाते हैं। कानून हमारे इशारों से बनता और बिगड़ता है और इसी से कानून में तरमीम होती है। मैं कोई कानून शिकनी नहीं करता। तुम बहुत बड़े बोल रहे हो। क्या ब्लैक कैट्स वाली कहानी में तुम्हारा कोई किरदार नहीं था? वीरा ने तुंदी से कहा, कानून अफराद नहीं इदारे तख्लीक करते हैं, इसे भूल जाओ। ब्लैक कैट्स का किस्सा अब खत्म हो गया। सीताकांत को डैनी ने मार दिया और गोपाल राज को पुलिस ने पकड़ लिया। उसने वीरा की बात का आखिरी हिस्सा नजरअंदाज कर दिया।